हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यू। आज की क्लास में हम एडीओ 60 डेज स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे कि अंतिम 60 दिनों में हम अपने सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडीओ 2025 का जो नया सिलेबस है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में जो है सामान्य अध्ययन को रखा गया है, जिससे जो है टोटल 15 प्रश्न पूछा जाएगा 15 अंकों का सामान्य अध्ययन से। दूसरा है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन जिससे जो है टोटल 25 प्रश्न पूछा जाएगा 25 अंकों का। तीसरे भाग में जो है ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज के टोटल 50 जो प्रश्न है ये पूछा जाएगा 50 अंकों का। और जो है चौथा पार्ट जो है ये हिंदी का है, जिसमें 10 प्रश्न पूछा जाएगा 10 अंकों का। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अंतिम 60 दिनों में हमारी ऐसी कौन सी रणनीति होगी या स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो है देखिए, आप अपने सिलेबस को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो है पहले पार्ट में आप वे सिलेबस को रख सकते हैं जिसमें जो है मैक्सिमम जो मार्क्स है वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका आजीविका, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, इससे टोटल जो है 50 प्रश्न पूछा जाएगा 50 अंकों का। और दूसरा है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, इससे जो है टोटल 25 प्रश्न पूछा जाएगा 25 अंकों का। ठीक है, और दूसरा पार्ट में उन सब्जेक्ट को रखिए। ठीक है, जिसमें जो है कम मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, इससे जो है 10 प्रश्न पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। और दूसरा है भारत का सामान्य अध्ययन, इससे जो है टोटल 15 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 15 प्रश्न। तो देखिए, जो पहला पार्ट है इससे टोटल जो है 75 प्रश्न पूछा जाएगा 75 अंकों का। और दूसरे पार्ट से जो है टोटल 25 प्रश्न पूछा जाएगा 25 अंकों का। ठीक है, मान लो कि आपका जो डेली रूटीन है 10 घंटे का है। ठीक है, आप डेली 10 घंटे पढ़ते हैं, तो आप इस रूटीन को जो 10 घंटे का जो रूटीन है इसको आप 6:4 में बांट सकते हैं। ठीक है, अगले 30 दिनों तक जो है 6:4 में बांट सकते हैं अपने जो स्टडी आवर है उसको, जिसमें पहले जो 6 घंटे हैं इसमें आप जो है ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज, ये जो सब्जेक्ट्स है इसको पढ़िए। ठीक है, और अगले जो 4 घंटे हैं इसमें आप छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन को पढ़िए। तो इस तरीके से जो है आपके जो प्रथम जो 30 दिन है उसमें जो है 75 जो अंकों का जो सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, यानी ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज और जो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, ये वाला जो टॉपिक्स है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा। फिर उसके बाद ये जो कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो है आप सेम रूटीन जैसे कि 6:4 में जो है आप पहले के जो 6 घंटे हैं ये पढ़िए आप भारत का सामान्य अध्ययन। फिर जो 4 घंटे इसको 2 हिस्से में फिर से बांटिए, जिसमें 2 घंटे आप हिंदी पढ़िए और 2 घंटे आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है आजीविका, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, इसको रिवीजन कीजिए। ये जो सिलसिला है ये 20 दिनों तक कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका 50 दिनों में जो है पूरा जो सिलेबस है आपका एडीओ का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है अंतिम जो 10 दिन है, ठीक है, जो बचा हुआ है आपका 10 दिन, उसमें आप जितने भी सिलेबस है उसका रिवीजन करें और करंट अफेयर की तैयारी करें। इस तरीके से जो है 6:4 रूल से आपका जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप रिवीजन भी कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपका पहले से भी कोई स्ट्रैटेजी बना हुआ है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसे एग्ज़ाम होते तक फॉलो कीजिए। ठीक है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 30, 20, 10 डेज और 6:4 रूल से जो है आप अपने एडीओ का जो सिलेबस है पूरा अंतिम 60 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण विकास का ये जो है पार्ट 22 है, इसमें हम ग्रामीण विकास से संबंधित जो है एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उसे देख लेते हैं। प्रश्न था, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना अवधि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 4 से 7 वर्ष होता है समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना की अवधि।
आज का पहला प्रश्न है, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम हेतु पात्रता के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, वंचित वर्ग के उद्यमी को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा है, उद्यमिता विकसित करने के लिए आयु का कोई बंधन नहीं होगा। तीसरा है, गैर कृषि उद्यम मान्य होंगे। चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम है, यानी कि इसको कहते हैं SVEP यानी कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इसमें जो है कहा गया है कि पात्रता के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है, महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, वंचित वर्ग के उद्यमी को प्राथमिकता दी जाएगी, बिल्कुल सही है। अगला है, उद्यमिता विकसित करने के लिए आयु का कोई बंधन नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अगला है, गैर कृषि उद्यम मान्य होंगे, ये भी सही है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सामुदायिक निवेश निधि की राशि ग्राम संगठन, स्व सहायता समूह एवं उनके सदस्यों के लिए ऋण के रूप में दिया जाता है। दूसरा है, सामुदायिक निवेश निधि की राशि संकुल स्तरीय संगठन के लिए अनुदान होता है। तीसरा, उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उपरोक्त सभी। कहने का मतलब ये है कि जो सामुदायिक निवेश निधि है, यानी कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF, ये राशि मिलता है CLF को, यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन को अनुदान के रूप में। ठीक है, फिर जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ग्राम संगठन को जो है ऋण के रूप में प्रोवाइड करता है। ठीक है, सामुदायिक निवेश निधि को। ठीक है, और जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है ऋण के रूप में प्रोवाइड करता है। ठीक है, राशि। और जो स्व सहायता समूह है, अपने सदस्यों को ऋण के रूप में राशि प्रोवाइड करता है। यानी जो कहा गया है पहले ऑप्शन में, सामुदायिक निवेश निधि की राशि ग्राम संगठन, स्व सहायता समूह और उनके सदस्यों के लिए ऋण के रूप में दिया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला है, सामुदायिक निवेश निधि की राशि संकुल स्तरीय संगठन के लिए अनुदान होता है, ये भी ऑप्शन सही है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित करने की जरूरत क्यों पड़ी? पहला है, कई राज्यों द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत प्राप्त निधियों का पूर्ण उपयोग न कर पाना। दूसरा है, बैंकों के साथ कम लिंकेज जिसके कारण कम ऋण की उपलब्धता। तीसरा है, ग्रामीण निर्धनों की सामाजिक एकजुटता में अत्यधिक क्षेत्रीय भिन्नता। तो कहा गया है कि SGSY योजना को पुनर्गठित करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। यानी कि कई राज्यों के द्वारा जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसके तहत जो प्राप्त निधि है उसका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते थे। ठीक है, इसके वजह से इसको पुनर्गठन करने की जरूरत पड़ी थी। दूसरा है, बैंकों के साथ कम लिंकेज जिसके कारण कम ऋण की उपलब्धता थी, बिल्कुल सही है। तीसरा है, ग्रामीण निर्धनों की सामाजिक एकजुटता में अत्यधिक क्षेत्रीय भिन्नता थी। तो इन सभी कारणों से जो है SGSY यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित करने की जरूरत पड़ी थी। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश जारी करने की तारीख से कितने दिनों के भीतर आवेदक को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है 15 दिन, दूसरा ऑप्शन है 10 दिन, तीसरा ऑप्शन है 7 दिन, चौथा ऑप्शन है 30 दिन। तो मान लीजिए किसी आवेदक ने, ठीक है, बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है, ठीक है, और कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा जो है बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश जारी कर दिया गया है, तो उस तारीख से 7 दिनों के भीतर, ठीक है, 7 दिनों के भीतर आवेदक को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाना आवश्यक है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 7 दिन। अगला प्रश्न है, PMKSY कब प्रारंभ किया गया? पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2013 से, दूसरा ऑप्शन है 1 जुलाई 2015 से, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2013 से, चौथा ऑप्शन है 15 जुलाई 2015 से। PMKSY इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना। तो जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये प्रारंभ कब किया गया था? तो इसे प्रारंभ किया गया था 1 जुलाई 2015 को। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है,
नरेगा योजना का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2008 को, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2010 को, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2009 को, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो नरेगा है इसका नाम मनरेगा किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य के कितने विकास खंड में किया जा रहा है? पहला है 9, दूसरा है 8, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 5। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम यानी कि SVEP, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ राज्य के कुल जो 9 विकास खंड है इसमें जो है इसका संचालन किया जा रहा है। अब कौन कौन सा जो विकास खंड है जिसमें संचालित किया जा रहा है, तो वो है बस्तर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, बलरामपुर, राजनांदगांव, लखनपुर, छुरा, कुरुद और नरहरपुर। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला 9 विकास खंड। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कितने स्तर में व्यवस्था की गई है? पहला है 3 स्तर में, दूसरा ऑप्शन है 2 स्तर में, तीसरा ऑप्शन है 1 स्तर में, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है सड़क की गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए जो है 3 स्तर में व्यवस्था की गई है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला स्तर है जिला, जिसमें जो है परियोजना क्रियान्वयन इकाई होती है, ठीक है। दूसरा जो स्तर होता है वो राज्य स्तर, जिसमें जो है राज्य स्तर पर जो है राज्य गुणवत्ता समीक्षक होते हैं सड़क की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए। तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, सड़क की गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन पहला 3 स्तर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को निष्पादित करने के लिए आदिवासी या पिछड़े जिले क्षेत्र में अधिकतम कितनी अवधि अपेक्षित है? पहला ऑप्शन है 12 माह, दूसरा ऑप्शन है 24 माह, तीसरा ऑप्शन है 36 माह, चौथा ऑप्शन है 48 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 24 माह। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वित्त पोषण पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र व राज्य सरकार किस अनुपात में करती है? पहला है 50:50 में, दूसरा ऑप्शन है 90:10 में, तीसरा ऑप्शन है 75:25 में, चौथा ऑप्शन है 60:40 में। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो वित्त पोषण है पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है, पूर्वोत्तर जो राज्यों में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसका योगदान होता है 90:10 में, ठीक है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। याद रखिएगा, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब स्टार्ट किया गया था तो इसका पूरा वित्त पोषण जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता था, यानी योगदान 100% केंद्र सरकार का था स्टार्टिंग में। अगला प्रश्न है, आदिवासी क्षेत्र व IAP जिलों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मापदंड निर्धारित किया गया है। पहला है कम से कम 500 लोग बसावट वाले गांव, दूसरा ऑप्शन है कम से कम 350 लोग बसावट वाले गांव, तीसरा ऑप्शन है कम से कम 250 लोग बसावट वाले गांव, चौथा ऑप्शन है कम से कम 1000 लोग बसावट वाले गांव। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसके अंतर्गत जो है आदिवासी क्षेत्र व IAP जिलों के लिए जो मापदंड होता है वो होता है कम से कम 250 लोग बसावट वाले गाँव, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सामान्य राज्यों में वित्त पोषण केंद्र व राज्य सरकार किस अनुपात में करती है? पहला ऑप्शन है 50:50 में, दूसरा ऑप्शन है 60:40 में, तीसरा ऑप्शन है 100:0 में, चौथा ऑप्शन है 75:25 में। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सामान्य राज्य इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसका अनुपात होता है 60:40 का, यानी केंद्र सरकार का योगदान 60% होता है तो राज्य सरकार का योगदान 40% का होता है, ठीक है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 60:40। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? पहला, इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य का 5% अलग अलग दिव्यांग लाभार्थियों के लिए आरक्षित है। दूसरा है, इस योजना के तहत आवास निर्माण का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। तीसरा है, उपरोक्त सभी। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उपरोक्त सभी। यानी इस योजना के तहत जो है आवास निर्माण का जो लक्ष्य है ये केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और साथ ही इसके द्वारा जो है इस योजना के अंतर्गत जो लक्ष्य है उसका 5% जो है अलग अलग दिव्यांग लाभार्थियों के लिए आरक्षित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला कृषक उत्पादक कंपनी को कितने राशि लगभग उपलब्ध कराई जाती है? ठीक है, पहला है 50 लाख, दूसरा ऑप्शन है 20 लाख, तीसरा ऑप्शन है 45 लाख, चौथा ऑप्शन है 30 लाख। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो महिला कृषक उत्पादक जो कंपनी है इसको जो है कुल 50 लाख की राशि जो है उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, जिसमें 45 लाख कार्यशील पूंजी के रूप में दिया जाता है और 5 लाख आधारभूत संरचना के रूप में दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, 50 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर, ठीक है, 25 हो जाएगा, 25 वर्ग मीटर किया गया है। दूसरा है, मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता को 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्र और IAP जिलों में 75,000 से बढ़ाकर 1,30,000 रुपये किया गया है। तीसरा है, उपरोक्त दोनों सही है। चौथा ऑप्शन है केवल एक सही है। तो अगर हम बात करें इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता को 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्र और IAP जिलों में जो है 75,000 से बढ़ाकर 1,30,000 रुपये किया गया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पहले ऑप्शन में 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर होता, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन तीसरा, उपरोक्त दोनों। चूंकि यहाँ पे 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 50 वर्ग मीटर दिया गया है तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न में कहा गया कि कौन सा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन दूसरा केवल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? पहला है 22 अप्रैल 2011 से, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2011 से, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 2011 से, चौथा ऑप्शन है 23 अप्रैल 2011 से। तो जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसे प्रारंभ किया गया था 23 अप्रैल 2011 से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल अधिकारी कौन होगा? पहला है मुख्य सचिव, दूसरा है संचालक, तीसरा ऑप्शन है जिला कलेक्टर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन हेतु जो नोडल अधिकारी होता है वो होता है जिला कलेक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रथम चरण 2014 से 2019 तक चला और इस प्रथम चरण में प्रत्येक सांसद के द्वारा कुल 3 ग्राम का चयन किया गया। दूसरा है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का दूसरा चरण 2019 से 2024 तक चला। तीसरा है, उपरोक्त दोनों सही है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उपरोक्त दोनों सही है। यानी जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है इसका प्रथम चरण स्टार्ट किया गया था 2014 से 2019 तक का। ठीक है, और इस पहले चरण में जो है प्रत्येक सांसद के द्वारा कुल 3 जो ग्राम है उसका चयन किया गया था और दूसरा जो चरण है सांसद आदर्श ग्राम योजना का ये था 2019 से 2024 तक का। ठीक है, अगला प्रश्न है, विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया गया। पहला 1 अप्रैल 2015 से, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2015 से, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 2015 से, चौथा ऑप्शन है 25 नवंबर 2015 से। तो जो विधायक आदर्श ग्राम योजना है इसे प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 2015 को, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने जिलों में इसे अधिसूचित किया गया था? पहला है 100 जिलों में, दूसरा है 200 जिलों में, तीसरा है 350 जिलों में, चौथा ऑप्शन है 250 जिलों में। तो जो मनरेगा योजना है
ये प्रथम चरण में जो है 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था, यानी कि लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, आपके लिए आज का प्रश्न है, मनरेगा योजना के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को शामिल किया गया था? पहला है 8 जिला, दूसरा है 7 जिला, तीसरा ऑप्शन है 6 जिला, चौथा ऑप्शन है 11 जिला। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।